अस्सलाम गाइस, तो हम कर रहे थे गाइड का चैप्टर नंबर 80, जिसके अंदर हमने जो है वो पैराथायराइड हार्मोन, विटामिन डी, बोन की रिजॉर्प्शन एंड डेपोजिशन जो है वो हमने देख ली थी। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास कैल्सिटोनिन है, जो कि अगेन एक पेप्टाइड हार्मोन है। लेकिन हम कहेंगे जो हमारे पास सारा हमने पढ़ा था पैराथायराइड हार्मोन में, उससे हमारे पास बिल्कुल इसका जो है वो क्या है, ऑपोजिट इफेक्ट है। यानी अगर हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन जो है वो हमारे पास क्या कर रहा था, कैल्शियम को हमारे पास इंक्रीज़ कर रहा था ब्लड में, और फॉस्फेट को इंक्रीज़ कर रहा था हमारे पास यूरिन के अंदर। तो इसका हमारे पास ऑपोजिट इफेक्ट होगा, यानी ये हमारे पास क्या करेगा, कैल्शियम को हमारे पास क्या करेगा, लो करेगा ब्लड के अंदर। ठीक है, तो हम इसका देख सकते हैं कि इसका हमारे पास क्या है कि लो करता है हमारे पास प्लाज्मा कैल्शियम की कंसनट्रेशन को। इफेक्ट हमारे पास का ऑपोजिट है पैराथायराइड में, और ये हमारे पास रिलीज हो रहा होता है फ्रॉम द पैराफॉलिकुलर या सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा था, जिसके पीछे हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उस थायराइड ग्लैंड से हमारे पास जो हमारे पास सेल्स होते हैं, जिसको हम पैराफॉलिकुलर या सी सेल्स कहते हैं, वो हमारे पास रिलीज कर रहे होते हैं कैल्सिटोनिन को। कैल्सिटोनिन की अगर हम देखें तो हम कहते हैं हमारे पास ये 32 अमाइनो एसिड के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। उसका 3400 जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब हम कहते हैं हमारे पास किस तरीके से डिक्रीज़ करेगा कैल्शियम की कंसंट्रेशन, तो वो हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास ये डिक्रीज़ कर होता है कैल्शियम की कंसंट्रेशन बाय डिक्रीजिंग एब्जॉर्प्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एंड डिक्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑस्टियोक्लास्ट। यानी ऑस्टियोक्लास्ट हमारे पास क्या कर रहा था कि बोन को जो है वो हमारे पास स्लो फेज में उसके ब्रेक डाउन कर रहा था, और वहाँ से हमारे पास कैल्शियम एंड फॉस्फेट को ब्लड में ला रहा था। वो क्या कर रहा है कि जो उसकी जो ये ऐसी सारी जो एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टीज़ है ना, उस सबको हमारे जो ऑस्टियोक्लास्ट यानी जो पूरा का पूरा फंक्शन है, उसको ये हमारे पास क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है या इनहिबिट कर देता है। और हमारे पास जो न्यू ऑस्टियोक्लास्ट हमारे पास फॉर्म हो रहे थे फ्रॉम द प्री ऑस्टियोक्लास्ट, उसको भी हमारे पास कम कर देता है, उसकी फॉर्मेशन को भी। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं दोनों हमारे पास जो है वो पैरेलली ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है वो हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन का होता है। और बिलफर्ज अगर किसी के फिर हमारे पास बिलफर्ज कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा हो जाए ब्लड के अंदर, तो फिर देन हमारे पास कैल्सिटोनिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, देन अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, बफर एक्शन हम कहते हैं, इसमें हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, क्योंकि हमारे पास जो 0.5 से 1% जो कैल्शियम होता है वो हमारे पास एक्सचेंजेबल होता है। यानी ऐसा कैल्शियम जो रेडिली हमारे पास एक्सचेंज हो सकता है फ्रॉम द बोन टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड वाइस वर्सा, वही हमारे पास ये कैल्शियम है जो कि हमने पढ़ा था स्लो रैपिड फेज के अंदर, जो कि हमारे पास रिलीज हो रहा होता है। यानी जो हमारे पास फ्री आयोनाइज लाइक फॉर्म में है, थोड़ा थोड़ा चिपका हुआ बोन के साथ, या हमारे पास जो अमोर्फस कंपाउंड है उसके है, वो हमारे पास क्या है, रेडिली एक्सचेंज है। लेकिन जो हमारे पास हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, वो हमारे पास रेडिली एक्सचेंज नहीं होता, और उसका हमारे पास बफरिंग एक्शन के अंदर कोई काम नहीं होगा उस कैल्शियम का। ठीक है, हम कहते हैं 5% ऑफ ऑल ब्लड फ्लो थ्रो बोन ईच मिनट। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास जो 5% होता है पूरा का पूरा जो हमारे पास ब्लड फ्लो कर रहा होता है बॉडी में, तो 5% जो है वो हमारे पास हर मिनट के अंदर एक बोन के थ्रू क्रॉस कर रहा होता है। तो हमारे पास जो सारा का सारा जो एक्सेस कैल्शियम होता है ना, फिर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, वो सारा फिर हमारे पास ब्लड ले लेता है, क्योंकि हमारे पास बोन से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ब्लड में जाना है। तो फिर वो जब जैसे हमारे पास पूरा ब्लड फ्लो करेगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से हमारे पास कैल्शियम जो है वो चला जाएगा ब्लड के अंदर। हम कहते हैं हमारे पास जो है वो जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है हमारे पास लिवर यानी हेपेटोसाइट का या इंटेस्टाइन के सेल्स का जो हमारे पास माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, उसके पास ही हमारे पास एक्सचेंजेबल कैल्शियम प्रेजेंट होता है, और ये भी हमारे पास जो है वो बफर का सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, ताकि वो मेंटेन कर सके कैल्शियम के लेवल को। यानी हमारे पास माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है उनके पास ही प्रेजेंट है, और जैसे ही अगर हमारे पास आगे पीछे हुई है थोड़ी बहुत कैल्शियम की अमाउंट, तो वो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो रिलीज भी कर देगा कैल्शियम को, और हमारे पास स्टोर भी कर देगा कैल्शियम को। इस तरह से वो हमारे पास बफरिंग एक्शन में हम कहते हैं हमारे पास काम करता है। लेकिन हर सेल का माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं, सिर्फ हमारे पास लिवर और इंटेस्टाइनल सेल्स का। और हम कहते हैं हमारे पास जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो हमारे पास रिलीज ऑफ हार्मोन्स है। यानी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था वो हमारे पास बफर एक्शन था, कि हमारे पास थोड़ा बहुत कैल्सिटोनिन रिलीज हो रहा है, तो वो हमारे पास कैल्शियम को रिलीज कर देगा, या माइट्रोकॉन्ड्रिया से भी हमारे पास कैल्शियम को रिलीज कर देगा, या बोन के रैपिड फेज से। अगर फिर फर्स्ट उससे हमारे पास कैल्शियम का अमाउंट बैलेंस आउट हो गया तो ठीक है, वरना फिर हमारे पास जो है वो हार्मोन्स वगैरह रिलीज होंगे, और वो हमारे पास जो है वो उसको करेंगे। लेकिन हमने कैल्शियम का यही करना है कि हमारे पास इफेक्ट इसका ऑपोजिट है पैराथायराइड हार्मोन के। यानी ये हमारे पास जो ऑस्टियोक्लास्ट है उसको कम करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट को हमारे पास ज़्यादा करेगा, और मिनरलाइजेशन वगैरह करवाएगा। किडनी में भी हमारे पास जो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास जो है ये नहीं करवाएगा, बल्कि हमारे पास जो है वो कैल्शियम की एक्सक्रीशन करवाएगा, और फॉस्फेट की भी हमारे पास एक्सक्रीशन नहीं कराएगा, उसको भी इतना ज़्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं करवाएगा। ठीक है, इस वजह से हमारे पास विटामिन डी भी नहीं बनेगा, तो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन जो है हमारे पास कैल्शियम की वो भी नहीं बनेगी, और विटामिन डी भी जो है वो हमारे पास ऑफकोर्स नहीं बन पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास कैल्शियम जो है वो हमारे पास ब्लड में कम होगा, और हमारे पास फॉस्फेट भी कम होगा, और यूरिन के अंदर हमारे पास कैल्शियम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और फॉस्फेट भी हमारे पास तकरीबन ज़्यादा ही होगा।